हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलटी की क्लास है, जिसमें मतलब आज पढ़ने वाले हैं जॉन ड्राइडन साहब को पढ़ने वाले हैं। और इनका जो वर्क है ना, जो एलटी में डिफ़ाइन किया गया है, ऑल फॉर लव, उसको पढ़ने वाले हैं। और ये एलटी की 35 क्लास होगी आज की क्लास, जो मैंने पूरी थ्योरी क्लास दी है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एलटी की फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी क्लास मिल रही है। और जिसका प्रूफ ये है कि 35 क्लास मैंने ऑलरेडी दे दिया। आज ये 35 क्लास होगी जो आपकी थ्योरी पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पे एक लाइन से आपको ये 35 क्लास एक 1 से लेके 35 तक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम जॉन ड्राइडन को पढ़ेंगे। ये ड्रामा सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। पोइट्री सेक्शन में 1-2 पोइट्री रह गई है, बाकी मैंने सब करा दिया है। वेस्टलैंड रह गया है, रेप ऑफ द लॉक रह गया है, बाकी मैंने सब करा दिया है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 2 रह गया है। अब हम ड्रामा सेक्शन में आ जाएंगे। तो ड्रामा सेक्शन में सबसे पहले मैंने जॉन ड्राइडन को उठाया है। जॉन ड्राइडन, इनका पढ़ने वाले हैं ऑल फॉर लव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से। इनके थोड़े से इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इनके मेजर वर्क्स जान लेते हैं, देन इसके बाद इनका वर्क पढ़ेंगे। लेकिन वर्क पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये प्रोमिनेंट राइटर हैं। ठीक है, तो इनके बाद जानना ज़रूरी है, इनके वर्क्स भी जानना ज़रूरी है, काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जॉन ड्राइडन को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि जॉन ड्राइडन किस एज से बिलोंग करते हैं। तो ये रेस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिसे हम न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, न्यू क्लासिकल पीरियड यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक था। अगर हम ड्राइडन साहब की बात करें तो 1660 से लेके 1700, वैसे तो पूरी अगर बात करें हम 1660 यानी कि 1660 से लेके 1798 तक, ये जो पूरा पीरियड है 1660 से लेके 1798, ये पीरियड ना रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है, या फिर आप इसे न्यू क्लासिसिज्म पीरियड भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये भी पीरियड ना 3 सब पीरियड में बटा हुआ है। जैसे आपका रेनेशा है ना, 3 सब पीरियड में बटा हुआ है। आपका एलिजाबेथेनेस भी आता है उसमें, रेनेशा में जैकोबियन भी आता है, कैरोलिन भी आता है। उसी तरह ये भी है रेस्टोरेशन पीरियड, यानी कि न्यू क्लासिकल पीरियड में भी 3 सब पीरियड हैं, यानी कि इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। 1660 से लेकर 1798 ये पूरा रेस्टोरेशन पीरियड है, पूरा न्यू क्लासिकल पीरियड है, ये न्यू क्लासिसिज्म पीरियड है। अब इसको बांटा कैसे गया है, तो 1660 से लेके, ठीक है, 1660 से लेके 1700, ये जो पीरियड है, ये इस पीरियड को क्या कहा जाता है, द एज ऑफ ड्राइडन। द एज ऑफ ड्राइडन, इस पीरियड को द एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। देन उसके बाद 1700 से लेके 1745 तक, 1700 से लेके 1745, ये जो एज है, इस एज को द एज ऑफ पॉप कहा जाता है। द एज ऑफ पॉप कहा जाता है, मैंने मेनी टाइम्स बताया इसको। एज ऑफ पॉप कहा जाता है, इसे अगस्टन एज भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अगस्टन एज भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्टन एज कब से कब तक है, 1700 से 1745। देन उसके बाद 1745 से लेके 1798, ये जो पीरियड है, इसे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है। ठीक है बच्चा, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ ट्रांजिएंट, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ ट्रांजिएंट या एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, एनलाइटनमेंट, तो ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा ये सब P3 मतलब जो आपका सिविल 1660 से लेकर 1798 रेस्टोरेशन पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड, इसको 3 पार्ट में बांटा, मैंने तीनों पार्ट बता दिया। तो हमारे जो जॉन ड्राइडन है, ये किस एज में आते हैं, ये वाला 1660 से लेके 1700, ये जो पीरियड है, इस पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। इसी ड्राइडन को आज हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो इन्हीं ड्राइडन को आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अब ड्राइडन को स्टार्ट करने से पहले ये सारा कुछ हटाना पड़ेगा, मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिया था। तो ये इस एज से बिलोंग करते हैं और इसी एज से आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना किस एज से बिलोंग करते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। और पूछ लिया जाएगा कि एज ऑफ ड्राइडन कब से कब तक है, तो 1660 से लेकर 1700 का जो पीरियड है वो एज ऑफ ड्राइडन ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो फेमस राइटर
सैमुअल जॉनसन फेमसली कॉल्ड ड्राइडन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो जो फेमस राइटर थे सैमुअल जॉनसन, उन्होंने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है तो जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। किसने कहा है तो सैमुअल जॉनसन ने कहा है। क्यों कहा है, रीज़न भाई होता है ना, आखिर क्यों कहा है। तो इसका मतलब ये था कि ड्राइडन क्यों कहा है, क्योंकि ड्राइडन ने इंग्लिश लिटरेचर को परखने, उसकी क्वालिटीज़, उसकी गलतियों को बताने, उसके लिए रूल बनाने की परंपरा शुरू की थी कि इंग्लिश लिटरेचर को कैसे परखना है, कैसे उसकी क्वालिटीज़ को देखना है, कैसे उसकी गलतियों को देखना है, कैसे उसके लिए एक रूल बनाना। ये सारी परंपरा किसने शुरू किया था, ड्राइडन साहब ने। इसीलिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन्हें क्या कहते थे, इन्हें कहा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। समझ में आया। अब आते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था जो आपके ड्राइडन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, कोई भी आपका लिटरेचर का एग्ज़ाम हो, सब जगह ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है, जॉन ड्राइडन को। ओके, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे, फर्स्ट पोएट लॉरियाट। तो पहले पोएट लॉरियाट भी यही थे। ड्राइडन वॉज अपॉइंटेड इंग्लैंड्स फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियाट 1668। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि पहले पोएट लॉरियाट कौन थे। तो भाई देखो, पहले पोएट लॉरियाट तो उनको अपॉइंट किया गया था, बेन जॉनसन को। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियाट कौन थे, यहाँ पे ऑफिशियल वर्ड जुड़ जाएगा। वो तो ऑफिशियल नहीं थे बेन जॉनसन, उनको ऐसे ही रखा गया था, लेकिन ऑफिशियल नहीं थे वो। लेकिन बाद में 1668 में क्या हुआ, ऑफिशियल पोएट लॉरियाट को रखा गया और वो बने थे आपके ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। तो ये ध्यान रखना है। ये जो रिस्पेक्ट है ये राजा की ओर से देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पोएट को दिया जाता है, ये जो रिस्पेक्ट है पोएट लॉरियाट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैंने बता दिया ऊपर ही, एज ऑफ ड्राइडन क्या होता है, लिटरेरी पीरियड 1660 से लेके 1700 इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन, सिग्निफाइंग हिज डोमिनेंस ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन, जो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है। ठीक है, उस दौर में जो इस बात का ये सिंबल है कि उस दौर में लिटरेचर पर उनका कितना प्रभाव था, मतलब लिटरेचर पर कितना प्रभाव था उस दौर में, जो इनको ये कहा गया। अब इनके बारे में जानते हैं, इनके कुछ मेजर क्रिटिकल वर्क देख लेते हैं। ठीक है, इनके कुछ मेजर क्रिटिकल वर्क हैं जो देख लेते हैं। एकदम टू द पॉइंट लिया है मैंने, कि जो ड्राइडन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही लिया है। इनका कुछ मेजर क्रिटिकल वर्क की अगर बात करें तो हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी, जो कब आया था 1668 में। इट फीचर्स अ डायलॉग बिटवीन 4 स्पीकर्स विद निनेंडर रिप्रेजेंटिंग ड्राइडन्स ओन वाइफ्स। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इनका मेजर वर्क है, इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म बुक है जिसका नाम है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनका सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक बुक है जिसका नाम है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी। इसमें क्या होता है, इसमें 4 लोग हैं। ठीक है, ये एक डायलॉग, मतलब ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। ये जो है एसे ऑन ड्रामेटिक पोसी, ये किस में लिखी गई है, डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। और इसमें 4 स्पीकर्स हैं, यानी कि 4 लोग आपस में बात करते हैं। और इसमें एक कैरेक्टर है, इनमें से एक कैरेक्टर है निनेंडर। ठीक है, ये कैरेक्टर का नाम है निनेंडर। ठीक है, निनेंडर जो खुद ड्राइडन के विचारों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, मास्टर ऑफ सटायर हैं ये। चलिए आगे देखेंगे। Dryden is one of the greatest satirists in English literature. His 2 most famous satires are Absalom, Achitophel and Macflecknoe. तो मोस्ट ऑफ सटायर यानी कि मास्टर ऑफ सटायर, तो ये भाई सटायर के वो उस्ताद भी थे, मास्टर भी थे ये सटायर के। तो ये भी ध्यान रखना आपने। ड्राइडन जो थे ना, वो इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट सटायरिस्ट में से एक थे। सटायर का मतलब मजाक या तीखे शब्दों में किसी पर्सन या समाज की कमियों पर अटैक करना, वो भी मजाक में, वो भी तीखे शब्दों में। कोई पर्सन है या समाज की कोई कमी है उस पर अटैक करना, वो होता है सटायर। और ऐसा भी कहा जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, इनके मोस्ट फेमस सटायर थे, एक का नाम था एबेसलम एंड एकिटेफल ये था, और एक का था मैकफ्लेक्नो। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है, सटायर वर्क है इनका। ओके बच्चा, मास्टर ऑफ सटायर हो गए। अब बात करेंगे एबेसलम एंड एकिटेफल के बारे में। अगर हम बात करें, ये कब आया था, 1681 में आया था। ठीक है, अ पावरफुल पॉलिटिकल एलिगरी सटेराइजिंग द
पॉपिस प्लॉट एंड द एग्जीक्यूशन क्राइसिस, किंग डेविड यानी कि किंग चार्ल्स सेकेंड, एबेसलम ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, अकीटोफल अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो एबेसलम एंड अकीटोफल है ये एक सटायर है, ठीक है, जो 1681 में आया था। एक पावरफुल पॉलिटिकल एलिगरी भी है। अब एलिगरी क्या करती है, वो सटायर का ही काम करती है ना। एक पावरफुल एलिगरी है इसमें ना, जिसमें उस समय के राजनीतिक जो घटनाएं हैं उन पर व्यंग किया गया है, ठीक है। एबेसलम एंड अकीटोफल ये ड्राइडन ने लिखा, जो अपने समय में उस समय जो भी पॉलिटिकल घटनाएं होती थी उन पर इन्होंने सटायर किया है। कहानी का जो कैरेक्टर है वो असल दुनिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो उस समय के जो असल लोग थे। लाइक ये जो किंग डेविड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किंग चार्ल्स सेकेंड बना हुआ है, ठीक है। और जो एबेसलम है यानी कि एबसलम है, ये जो एबेसलम है इस वर्क में जो कैरेक्टर है एबेसलम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, उस समय जो ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ है उनको कर रहा है, ठीक है। अकीटोफल कौन है, ये अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ये भी सटायर वर्क है, मैक फ्लैकनो। ये कब आया था, 1682 में आया था। ये भी एक पर्सनल सटायर है, ठीक है भैया। ये दिस ब्रिलियंट पर्सनल सटायर मॉक्स द पोएट थॉमस शैडवेल, रिप्रेजेंटिंग हिम एज द हेयर टू अ किंगडम ऑफ डलनेस। आप खुद ही देखेंगे, ये एक ना जो मैक फ्लैकनो है ना, ये एक शानदार पर्सनल सटायर है जिसमें पोएट थॉमस शैडवेल का मजाक उड़ाया गया है। इसमें किसका, थॉमस शैडवेल का मजाक उड़ाया गया है। ये एक पोएट हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ड्राइडन ने इन्हें फुलिशली अगर बात करे जाए तो ड्राइडन ने इन्हें मूर्खता के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बताया है, ठीक है, कि ये क्या है, ये किंगडम ऑफ डलनेस के क्या है, उत्तराधिकारी हैं। किसे, थॉमस शैडवेल को इन्होंने मजाक बनाया मैक फ्लैकनो में, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे मास्टर ऑफ द हीरोइक कपलेट, है ना, एक के बाद एक झटका लग रहा है। ये हीरोइक कपलेट के भी मास्टर हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। हालांकि ये मास्टर तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया था, पॉप ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है हीरोइक कपलेट का। तो मास्टर ऑफ द हीरोइक कपलेट, ड्राइडन परफेक्टेड द यूज द हीरोइक कपलेट, राइमिंग पेयर्स, आयमिक पेंटामीटर लाइन्स, मेकिंग इट द डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म ऑफ हिज एरा। तो ये ध्यान रखना है कि हीरोइक कपलेट, ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट को क्या किया, ये मास्टर थे और इन्होंने इसका यूज़ किया, ठीक है, इन्होंने इसका यूज़ किया। इनके कारण ये उनके एज की सबसे प्रमुख पोएटिक शैली भी बन गई, इन्हीं के कारण इन्होंने इसका क्या किया, बहुत ही परफेक्टली इसका यूज़ किया हीरोइक कपलेट का। हीरोइक कपलेट तो पता ही है, 2 लाइन की होती है, 2 लाइन की कपलेट होती है और दोनों लाइन एक दूसरे से राइम करती है। बस फ़र्क इतना है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है बच्चा, बस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हीरोइक कपलेट और इसको बहुत ही परफेक्टली ड्राइडन साहब ने यूज़ किया था, ठीक है। बाद में अलेक्जेंडर पॉप ने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। अब आते हैं मेजर हीरोइक प्ले की बात करेंगे अगर हम इनके मेजर हीरोइक प्ले, तो हिज मोस्ट फेमस प्ले ऑल फॉर लव, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी को, 1677 अ हीरोइक ट्रेजेडी रिटन इन ब्लैंक वर्स सब टाइटल द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये ध्यान रखना है, ये मेजर हीरोइक प्ले है इनका, यानी कि हीरोइक ट्रेजेडी है ये। ऑल फॉर लव क्या है, एक हीरोइक ट्रेजेडी है, ओके। हीरोइक ट्रेजेडी है, तो ये ध्यान रखना है, ओके। और ये कब आया था, 1677 में आया था, जो ब्लैंक वर्ड्स में, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है, काफ़ी पॉइंट है तो ध्यान रखना। ऑल फॉर लव जो 1677 में आया था, हीरोइक ट्रेजेडी है और ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और इसका सब टाइटल क्या है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, दुनिया हार कर भी जीत गए, ये है, ये इसका सब टाइटल है, ओके। अच्छा, ये ऑल फॉर लव ये शेक्सपियर का एडेप्टेशन, शेक्सपियर के वर्क का एडेप्टेशन भी है, ठीक है। तो ऑल फॉर लव इज ड्राइडन एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर एंटनी क्लोपेट्रा, नोटेबल फॉर इट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द 3 क्लासिकल यूनिटीज़। तो ये ध्यान रखना है कि ऑल फॉर लव शेक्सपियर का जो प्ले है ना, एंटनी क्लोपेट्रा, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो ऑल फॉर लव किस पे बेस्ड है, तो शेक्सपियर के एंटनी क्लोपेट्रा पर बेस्ड है, उसी का एडेप्टेशन है, रूपांतरण है, सेम कॉपी इन्होंने किया है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है। और ऑल फॉर लव ना 3 क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना है, 3 क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना। 3 क्लासिकल आपको पता है ना, एक्शन, प्लेस और टाइम, तो वो ध्यान रखना है। अर्ली पॉलिटिकल शिफ्ट की अगर बात करेंगे हम, ठीक है, तो ही रोट, मतलब इन्होंने अर्ली पॉलिटिकल कौन सी चीज़ें लिखी थी जो इनका अर्ली पॉलिटिकल बदलाव था, तो ही रोट अगर हम बात करेंगे हीरोइक स्टैंजास
1659 to mourn Oliver Cromwell but quickly celebrated the monarchy return in Austria Redux 1660। तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने पहले हीरोइक स्टैंजाज लिखा 1659 में, लिखकर ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर शोक व्यक्त किया, लेकिन जल्द ही राजशाही की वापसी पर ऑस्ट्रिया रिडक्स लिखकर जश्न भी मनाया। तो 1660 में राजशाही वापस आ जाती है, चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो जब उस समय 1659 में क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है, उसके बाद इन्होंने शोक संदेश भी लिखा, हीरोइक स्टैंजाज भी लिखा, उनकी डेथ पर शोक भी व्यक्त किया। लेकिन जैसे ही राजशाही दोबारा आ गई तो 1660 में ऑस्ट्रिया रिडक्स लिखकर इन्होंने उसका जश्न भी मनाया। तो ये ध्यान रखना है। एनस मिराबिलिस मीनिंग द ईयर ऑफ द वंडर्स। एनस मिराबिलिस जहाँ पे भी आएगा ना, ये समझ लो कि आश्चर्य का वर्ष, द ईयर ऑफ वंडर्स, ठीक है। इट डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ 1666, द सेकेंड एंग्लो डच वॉर एंड ग्रेट फायर ऑफ लंदन। तो इसका मतलब है कि आश्चर्य का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ वंडर्स। इस पोयम में 1066 की दो बड़ी घटनाओं का डिस्क्रिप्शन है। दूसरा एंग्लो डच युद्ध और लंदन की भीषण आग। तो ये आपने ध्यान रखना, 1667 में आया। एनस मिराबिल्स इनका वर्क है। हालांकि वैसे भी अगर देखोगे तो इसका मतलब होता है द ईयर ऑफ वंडर, ठीक है। खैर ये इनका वर्क है, 1667 में आया था। और यहाँ पे इसकी मीनिंग भी मैंने बता दिया है। और इसमें किसके बारे में दिखाया गया है? 1066 की दो बड़ी घटनाओं के बारे में बताया गया है। दूसरा एंग्लो डच युद्ध और लंदन की भीषण आग के बारे में बताया गया है। रिलीजियस कन्वर्जन की बात करेंगे अगर हम, तो ड्राइडन कन्वर्टेड फ्रॉम एंग्लिकनिज्म टू रोमन कैथोलिसिज्म अराउंड 1685। तो ड्राइडन ने लगभग 1685 में अपना धर्म एंग्लिकन वाद से बदलकर रोमन कैथोलिक धर्म अपना लिया था। तो ये ध्यान रखना है। डिफेंस ऑफ फेथ की बात करेंगे यानी कि आस्था की रक्षा। रेलिजो लैलेसी 1682 डिफेंडेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड वाइल द हिंद एंड द पैंथर 1687 इज एन एलिगरी डिफेंडिंग हिज न्यू कैथोलिक फेथ। तो ये ध्यान रखना है कि इनका एक वर्क, इनकी जो पोइट्री है, ये ध्यान रखना है। रेलिजियो लैल्सी, ठीक है, रेलिजियो लैसी ये कब आया था? 1682 में। चर्च ऑफ इंग्लैंड का बचाव करती है। इसमें ये किसको डिफेंड करते हैं? इंग्लैंड के चर्च को डिफेंड करते हैं, ठीक है। जबकि द हिंद एंड द पैंथर, ठीक है, द हिंद एंड द पैंथर ये किसका बचाव करता है? ये एक एलिगरी है। डिफेंडिंग हिज न्यू कैथोलिक फेथ, जो नए कैथोलिक विश्वास का, जो उन्होंने कैथोलिसिज्म अपना लिया था ना, तो नए कैथोलिक फेथ का डिफेंड कर रहे हैं, इसमें वो बचाव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लॉस ऑफ लॉरियटशिप ड्यू टू हिज कैथोलिसिज्म ही वॉज डिसमिस एज पोएट लॉरियट आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। तो ये आपने ध्यान रखना। जब ये कैथोलिक बन गए थे तो कैथोलिक होने के कारण इन्हें 1688 के जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद पोएट लॉरियटशिप से इनको हटा दिया गया था। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद इनको पोएट लॉरियटशिप से हटा दिया गया था। तो 1668 में बने थे, 1688 में इनको हटा दिया गया था। सक्सेसर एज लॉरियट, आयरोनिकली हिज सक्सेसर वाज थॉमस शैडवेल द वेरी पोएट मॉक्ड इन मैक फ्लैकनो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि आयरनी, ये मतलब विडम्बना इस बात की हो गई, आयरनी इस बात की हो गई कि इनके बाद थॉमस शैडवेल को पोएट लॉरियट बनाया गया। वहीं मतलब जिसका मैक फ्लैकनो में इन्होंने थॉमस शैडवेल का मजाक बनाया था, उसी थॉमस शैडवेल को इनको हटा के 1688 में इनको पोएट लॉरियटशिप से हटा के थॉमस शैडवेल के बना दिया गया। ये आयरनी है नहीं, यानी कि पोएट जिनका ड्राइडन ने मैक फ्लैकनो में मजाक उड़ाया था, उन्हीं को इनको हटा के बना दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फेमस ओड्स हैं, कुछ फेमस ओड्स इन्होंने लिखे हैं। ही रोट 2 सेलिब्रेटेड ओड्स ऑन द पावर ऑफ म्यूज़िक। तो इन्होंने म्यूज़िक पर, यानी कि इन्होंने ओड भी लिखा है म्यूज़िक की शक्ति पर, म्यूज़िक के पावर पर 2 फेमस ओड भी लिखे हैं, ठीक है। अ सॉन्ग फॉर द सेंट सेसिलास डे एंड अलेक्जेंडर फीस्ट। तो ये दोनों ओड्स हैं, ध्यान रखना है अपने, ठीक है, जो किसी को एड्रेस करके लिखी गई पोएम है ये दोनों, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ सटायर, अगर हम सटायर की डिफिनीशन की बात करेंगे, जो कि ड्राइडन की बात आएगी तो पक्का सटायर इनसे जुड़ा हुआ मास्टर है, मास्टर ऑफ सटायर है ये, ठीक है। तो डिफिनीशन ऑफ सटायर की बात करेंगे तो इन अ डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर ड्राइडन डिफाइंड सटायर द अमेंडमेंट ऑफ वाइस बाई करेक्शन। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा, अपने राइटिंग में ड्राइडन ने व्यंग को परिभाषित किया, यानी कि सटायर को परिभाषित किया कि आखिर सटायर चीज़ क्या है, क्या चीज़ है सटायर।
तो सुधार के द्वारा बताया उन्होंने द अमेंडमेंट ऑफ वाइस बाय करेक्शन, यानी कि सुधार के द्वारा ही जो गलतियां हैं, जो वाइसेस हैं, जो अवगुण हैं, उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, सुधार के द्वारा ही, ये उन्होंने बताया। मतलब ये सटायर करने का क्या मतलब रहता है, जो समाजों पे, समाज की कमियों पे सटायर किया जाता था, ये सब क्या है, ताकि सुधार हो, सुधार मेन पर्पज़ रहता था, सुधार। ठीक है, ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किया है। ठीक है, ही प्रेज शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। तो इन्होंने शेक्सपियर की तारीफ़ करते हुए कहा है कि वे सभी मॉडर्न और शायद जितने भी एंशियंट पोएट्स में सबसे विशाल, सबसे व्यापक आत्मा वाले व्यक्ति थे। तो ये उन्होंने कहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का या एलटी का। ठीक है, आता भी है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, तो ही कॉल्ड जेफरी चौसर, इन्होंने जेफरी चौसर, जो अगर पूछा जाए इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, तो भाई ये जेफरी चौसर है। तो इन्होंने जेफरी चौसर को भी क्या कहा है, दी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन हिज प्रीफेस फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न में। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्राइडन ने जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा है। ओके, ये ड्राइडन ने कहा है। हिस्ट्रियोग्राफर रॉयल की बात करेंगे, अलॉन्ग विद बीइंग पोएट लॉरियट ही वाज आल्सो अपॉइंटेड हिस्ट्रियोग्राफर रॉयल इन 1670। ठीक है, यानी कि पोएट लॉरियट होने के साथ साथ इन्हें 1670 में हिस्ट्रियोग्राफर रॉयल से भी अपॉइंट किया गया था, यानी कि शाही इतिहासकार भी इनको बना दिया गया था। फाइनल मेजर वर्क इनका कौन सा है, लास्ट ग्रेट वर्क वॉज फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न्स। अच्छा, इसी में इन्होंने जेफरी चौसर को क्या कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है, फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न में। ठीक है, ये इनका लास्ट वर्क था जो कब आया था 1700 में, विच इंक्लूडेड ट्रांसलेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ चौसर, ओविड एंड बोकाशियो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें चौसर और ओविड जैसे पोएट्स की कहानियों का ट्रांसलेशन और मॉडर्नाइजेशन शामिल है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रोलॉग्स एंड एपीलॉग्स, ये क्या है, तो ड्राइडन वॉज अ मास्टर ऑफ विटी एंड टॉपिकल प्रोलॉग्स एंड एपीलॉग्स ऑफ एपीलॉग्स फॉर हिज प्लेस। तो ये ध्यान रखना है कि ड्राइडन अपने प्लेस के लिए विटी भरी और प्रोलॉग्स और एपीलॉग्स लिखने में माहिर थे, यानी कि कैसी, विटी भरी, टॉपिकल, प्रोलॉग्स और एपीलॉग्स अपने प्लेस में वो लिखने में माहिर, मतलब अपने प्लेस में ये प्रोलॉग भी रखते थे और एपीलॉग्स भी रखते थे, वो भी कैसे, विटी भरी, चतुराई भरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लिटरेरी क्लब की बात करेंगे, ही वाज अ डोमिनेट फिगर एट विल्स कॉफ़ी हाउस, अ हब फॉर लंदन लिटरेरी विट्स। ठीक है, वो लंदन के जो लिटरेरी फिगर के सबसे फेमस अड्डे विल कॉफ़ी हाउस के एक प्रमुख सदस्य भी रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। ग्लोरियस जॉन, ही एडमायर्स ऑफन रेफर टू हिम एज ग्लोरियस जॉन, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब उनके जो एडमायर थे, उनके जो प्रशंसक थे, उन्हें अक्सर ग्लोरियस जॉन कहकर बुलाते थे, जो उनके एडमायर्स थे। तो ये आपने ध्यान रखना है, किसे, जॉन ड्राइडन साहब को। ब्लैंक वर्ड्स वर्सेस राइम क्या होता है, ज़्यादा नहीं, उसके बाद हम कहानी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ब्लैंक वर्ड्स वर्सेस राइम अगर हम ये बात करें, इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी ही, यानी कि एज निनेंडर डिफेंडेड राइम इन सीरियस प्लेज ओवर ब्लैंक वर्ड्स, दो ही लेटर यूज ब्लैंक वर्ड्स ऑल फॉर लव। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में, उन्होंने जो सीरियस प्लेज में राइम को ब्लैंक वर्ड से बेहतर बताया। किसने, आपके ड्राइडन साहब ने। इनका वर्क था ना एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी में, ये एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी का ये कैरेक्टर है निनेंडर। इसमें जो आपके ड्राइडन है, इन्होंने कहा कि जो सीरियस प्लेज हैं, जो सीरियस ट्रेजेडी वगैरह में राइम से बेहतर क्या है, ब्लैंक वर्ड्स है। हालांकि बाद में उन्होंने ऑल फॉर लव को भी क्या किया, ऑल फॉर लव को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। शेक्सपियर की यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा इमिटेशन किया। ठीक है, ऑल फॉर लव को उन्होंने खुद किस में लिखा, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। तो ये ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंस ऑन पोप, तो पोप पर प्रभाव, हिज वर्क्स हैवली इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर पोप हु रिफाइंड द हीरोइक कपलेट फर्दर। ठीक है, मैंने भी बताया
कि इनके वर्क्स ने अगली पीढ़ी के महान पोएट अलेक्जेंडर पॉप को बहुत प्रभावित किया था और इन्होंने हीरोइक कपलेट को रिफाइन किया, यानी कि सबसे अच्छे से इन्होंने यूज़ किया। मास्टर तो हीरोइक कपलेट के जॉन ड्राइडन थे, उन्होंने यूज़ किया बहुत ही परफेक्टली, लेकिन इसको रिफाइन कर दिया, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया, तो ये आपके अलेक्जेंडर पॉप थे। आगे ठीक है, ड्राइडन के बाद कोलेब्रेशन की बात करेंगे तो ही कोलैबोरेटेड विद नथानियल ली ऑन प्लेस लाइक ओडिपस एंड द ड्यूक ऑफ गोस। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इन्होंने नथानियल ली जैसे अन्य प्लेराइट के साथ मिलकर भी प्लेज लिखे, ठीक है, लाइक एडिपस या ड्यूक ऑफ गोस। तो ये दोनों इन्होंने शायद लिखा है, कोलैब किया है, किसके साथ, नथानियल ली के साथ इन्होंने कोलैब किया है दोनों प्लेस को, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल की बात करेंगे तो इन लेटर ईयर्स ही ट्रांसलेटेड वर्जिल वर्क्स इंक्लूडिंग द एनीड एंड द ग्रेट सक्सेस। अपने लेटर ईयर्स में, अपने बाद के यानी कि लास्ट वर्षों में इन्होंने रोमन पोएट वर्जिल की जो महान वर्क्स था एनीड का सफलतापूर्वक इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी इन्होंने ही किया है। तो ये ध्यान रखना है, टू द पॉइंट है सब, जितना भी मैंने पढ़ाया ना ड्राइडन को लेके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएट है, तो ये सारे टू द पॉइंट हैं, ठीक है। ब्यूरियल प्लेस इनका क्या है, तो जॉन ड्राइडन इज़ बरीड इन पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबे। तो कहाँ पे इनको दफनाया जाता है, जॉन ड्राइडन को वेस्टमिनिस्टर एबे के पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया है, कवियों का कोना कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल फॉर लव आपका स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऑल फॉर लव पढ़ने से पहले पांचों एक्ट है, ये भी 5 एक्ट में ही लिखा गया है। अब शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लोपेट्रा का किया गया है, पूरी तरह से एडेप्टेशन किया गया है, वहाँ से उस पर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली ये 5 एक्ट में रहेगा। 5 एक्ट में इसकी कहानी समझ लेंगे बहुत जल्दी, ये भी टू द पॉइंट ही है, कहानी भी टू द पॉइंट है, लेकिन उसके पढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑल फॉर लव के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कब आया पोयम, कब नहीं, मतलब ये वर्क कब आया, ये हीरोइक ट्रेजेडी है, ठीक है। तो ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, ये कब आया था, 1670। टाइटल जॉनरा एंड फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। फुल टाइटल इसका क्या है, कंप्लीट टाइटल है ऑल फॉर लव या दी वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये सब टाइटल भी कहा जाता है, कंप्लीट टाइटल इसका है। द सब टाइटल emphasizes the central theme that loss of Roman Empire as a worthy sacrifice for their great love। तो टाइटल का मतलब यही हुआ, सब टाइटल का मतलब द वर्ल्ड वेल लॉस्ट का मतलब सब कुछ प्यार के लिए या फिर दुनिया हार कर भी जीत गए, ये सब टाइटल का मतलब है। सब टाइटल जो है ना, ये प्ले का मुख्य थीम बता रहा है कि एंटनी और क्लोपेट्रा का जो महान प्रेम है वो रोमन साम्राज्य को खो देना भी एक सार्थक बलिदान था, ठीक है, एक वर्दी सेक्रीफाइस था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब चूंकि मैं बता दूं कि एंटनी क्लोपेट्रा पे है, तो इसमें भी सेम वही है, वही एंटनी वही क्लोपेट्रा, ठीक है, मतलब दोनों कैरेक्टर सेम ही हैं। इसमें भी वही प्यार का दिखाया गया, एंटनी क्लोपेट्रा से प्यार करता है। ऑथर एंड डेट की बात करेंगे तो इट वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन, इंग्लैंड फर्स्ट पोएट लॉरियट एंड फर्स्ट परफॉर्म्ड 1677। ये 1677 में पहली बार स्टेज पर प्रस्तुत किया गया था, पहली बार स्टेज पर इसको परफॉर्म किया गया था इस प्ले को, तो ये ध्यान रखना है। जॉनरा इसका क्या है, द प्ले इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, ठीक है। प्ले क्या है, हीरोइक ट्रेजेडी, अ पॉपुलर जॉनरा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड दैट फोकस्ड ऑन एपिक कैरेक्टर्स एंड दियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ऑनर। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गला दर्द करने लग जाता है जब पढ़ाते, काफ़ी टाइम बढ़ाते रहो ना, पता नहीं ऐसा पहले होता नहीं था लेकिन अब होने लगा है। तो जॉनरा इसका क्या है, अगर हम बात करेंगे जॉनरा की, तो ये जो प्ले है ना, प्राइम एग्जांपल है, सबसे पहले ये हीरोइक ट्रेजेडी माना जाएगा, एक बेहतरीन उदाहरण है हीरोइक ट्रेजेडी का, और ये रेस्टोरेशन पीरियड का एक पॉपुलर जॉनरा है हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी को कहा जा रहा है कि रेस्टोरेशन पीरियड का ये पॉपुलर जॉनरा है, जिसमें ग्रेट कैरेक्टर और उनके लव और ऑनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। वर्ड्स फॉर्म की बात करेंगे तो ऊपर पढ़ ही लिया था, ऑल फॉर लव रिटन किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। दिस इज अ सिग्निफिकेंट चॉइस एज मोस्ट ऑफ ड्राइडन्स अदर हीरोइक प्लेस वर रिटन इन राइमिंग हीरोइक कपलेट्स। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ड्स फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऑल फॉर लव ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ड्राइडन के जो जितने भी प्लेज हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेज उनके हैं वो राइम वाले हीरोइक कपलेट्स में लिखे गए हैं, लेकिन ये किस में लिखा गया है, राइम वाले हीरोइक कपलेट्स में लिखे गए हैं जिसमें राइमिंग होती है, लेकिन ये किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया है। शेक्सपियर का इमिटेशन इन्होंने किया है, देखिए यहाँ पे आ भी गया है, इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर। ड्राइडन डेलिबरेटली चूज ब्लैंक वर्ड्स टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ डिवाइन शेक्सपियर, एक्नॉलेजिंग हिम एज अ मास्टर।
तो जानबूझ के इन्होंने, ड्राइडन ने जानबूझकर डिवाइन शेक्सपियर की स्टाइल को इमिटेट करने के लिए ब्लैंक वर्ड्स को चुना, और ये मानते थे कि शेक्सपियर एक महान गुरु थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सोर्स एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्राइमरी सोर्स इसका क्या है? द प्ले इज डायरेक्ट अडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी एंटनी एंड क्लोपेट्रा, कंपेयरिंग द टू प्लेज इज वेरी कॉमन टॉपिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सोर्स की अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करें, इसका सोर्स क्या है तो ध्यान रखना है, शेक्सपियर का जो प्ले है एंटनी एंड क्लोपेट्रा ट्रेजेडी है, उसी का एडेप्टेशन है, यानी कि उसी पर बेस्ड है। ये मतलब दोनों प्ले की तुलना करना एक बहुत ही सामान्य विषय है। अडेरेंस टू यूनिटीज़, तो अनलाइक शेक्सपियर स्प्रॉलिंग प्ले ड्राइडन ऑल फॉर लव स्ट्रिक्टली फॉलोज न्यू क्लासिकल अरिस्टोटेलियन यूनिटीज़। तो ध्यान रखना है, भले ही शेक्सपियर ने इसमें यूज़ ना किया हो 3 यूनिटीज़ का, लेकिन ड्राइडन ने इसमें स्ट्रिक्टली अरिस्टोटेलियन यानी कि यूनिटीज़ को फॉलो किया है ऑल फॉर लव में। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन को इन्होंने 3 यूनिटीज़ का इन्होंने फॉलो किया है ऑल फॉर लव में। शेक्सपियर ने एंटनी क्लोपेट्रा में फॉलो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने किया है, तो ये ध्यान रखना है। ये अरिस्टोटल का है ना, इन्होंने ही फॉलो किया है, ध्यान रखना है। अब यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, ये कितनी बार ही बताया गया है कि द इंटायर प्लॉट अनफोल्ड विद इन अ सिंगल डे। यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, पूरी कहानी सिर्फ एक ही दिन के अंदर घटनी चाहिए। जो भी आप स्टोरी बना रहे हो, जो भी स्टोरी है प्ले में, तो पूरी कहानी सिर्फ एक ही दिन के अंदर होनी चाहिए, घटनी चाहिए। ये हो गया यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का एक बाउंडेशन होता है। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है, तो द सेटिंग इज कन्फाइंड टू वन लोकेशन, द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यूनिटी ऑफ प्लेस ये कि प्ले का पूरा जो घटनाक्रम है, जहाँ पे भी पूरी घटना होगी, केवल एक ही जगह पर होना चाहिए घटना। ये नहीं कि दिखा दिए मुंबई का तो दिखा दिए दिल्ली का, दिखा दिया आगरा का, इस तरह नहीं। मुंबई में घट रही है कोई घटना तो मुंबई में ही होगी, ये नहीं कि कहीं और फिर बना दिए, ये इनका कहना है। फिर है यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा, द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये ध्यान रखना है कि अलेक्जेंड्रिया शहर में है इनका जो यूनिटी ऑफ प्लेस है। यूनिटी ऑफ एक्शन, द प्ले हैज़ अ सिंगल फोकस्ड प्लॉट, द फाइनल ट्रेजिक आर्ट्स ऑफ एंटनी एंड क्लोपेट्रा विद नो सब प्लॉट्स। तो यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होता है कि प्ले में केवल एक ही मुख्य प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, एंटनी क्लोपेट्रा के जीवन का लास्ट जो ट्रेजिक घंटे हैं, इसमें भी कोई सब प्लॉट नहीं है, मतलब इसमें कोई सब प्लॉट नहीं है। अगर जिस रवि राइटर ने इन 3 यूनिटीज़ को फॉलो कर लिया और यूनिटी ऑफ एक्शन है, तो समझ लो उसमें सिर्फ एक ही प्लॉट होगा। शेक्सपियर ने किंग लियर में सब प्लॉट का यूज़ किया है कि एक प्लॉट नहीं है किंग लियर में। शेक्सपियर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, शेक्सपियर टेम्पेस्ट में इसका यूज़ किए हैं। थ्री क्लासिकल यूनिटीज़ का इन्होंने टेम्पेस्ट में यूज़ किया है, कॉमेडी ऑफ एरर्स में यूज़ किया। बाकी आपने कहीं भी प्ले में उन्होंने 3 क्लासिकल यूनिटीज़ का इन्होंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, आप किंग लियर को उठा के देख लीजिए, उसमें एक प्लॉट नहीं, उसमें सब प्लॉट भी है। एक तरफ किंग लियर उनकी बेटियों की कहानी चलती है, दूसरी तरफ ग्लॉसेस्टर उनके बेटों की कहानी चलती है, तो ये सब प्लॉट है, एक कहानी के साथ दूसरी कहानी चलना, तो ये सब प्लॉट हो गया। और यूनिटी ऑफ एक्शन क्या कहता है कि सिर्फ एक कहानी होनी चाहिए, यानी कि एक ही मुख्य प्लॉट होना चाहिए। जैसे आप एंटनी क्लोपेट्रा को दिखा रहे हो तो एंटनी क्लोपेट्रा को दिखाओ, उसमें ला के दूसरे हीरोइन मतलब दूसरे कैरेक्टर को मत दी, मतलब दूसरा सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, जैसे आपके किंग लियर में है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंच इन्फ्लुएंस की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, यानी कि द प्ले इज टाइट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ यूनिटीज शो द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ 17th सेंचुरी फ्रेंच क्लासिकल ड्रामेटिस्ट लाइक पियरे, ठीक है, कॉर्नेले एंड जीन रेसाइन। तो ये ध्यान रखना है, फ्रांसीसी प्रभाव भी है इस प्ले पर, यानी कि प्ले की जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो यूनिटीज़ का पालन, वो 17th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर थे, जिनका नाम था पियरे कार्नेई और दूसरे का नाम था जीन रैशीन, के मजबूत प्रभाव को दिखाता है। ठीक है, रिड्यूस कास्ट की बात करेंगे, कम कैरेक्टर हैं इसमें। ठीक है, कि ड्राइडन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्जन टू क्रिएट अ मोर इंटेंस एंड फोकस साइकोलॉजिकल ड्रामा। तो ड्राइडन ने क्या किया, इसमें कैरेक्टर को रिड्यूस कर दिया। लाइक शेक्सपियर में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन इन्होंने बस मेन कैरेक्टर को लिया है इसमें। ठीक है, तो ड्राइडन ने एक साइकोलॉजिकल ड्रामा बनाने के लिए शेक्सपियर का जो वर्जन है, शेक्सपियर की वर्जन की तुलना में कैरेक्टर की संख्या काफ़ी कम कर दी। मैंने बताया अभी कि उसमें कैरेक्टर ज़्यादा हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, इरोस है, चार्मियान है, एंटनी है, ऑक्टिविया है, फिर आपके इनोबार्बस है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ गिने चुने कैरेक्टर हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने कैरेक्टर को कम भी कर दिया है, भले उन्होंने लिया तो है वहीं से, लेकिन कैरेक्टर कम कर दिया है। अब आते हैं हम कैरेक्टर पे, कैरेक्टर देख लेते हैं, देन प्ले पे जाएंगे। इधर कैरेक्टर हैं, ज़्यादा कैरेक्टर है नहीं,
बहुत कम कैरेक्टर है, आपको ईजिली याद हो जाएगा। बस ये है कि कन्फ्यूज़ नहीं होना एंटनी क्लियोपेट्रा ऑल फॉर लव में। तो कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट की बात करें, द सेंट्रल फिगर मार्क एंटनी है, ठीक है, ये प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल फिगर है। द नोबल रोमन जनरल एंड क्लियोपेट्रा द एन्चेंटिंग क्वीन ऑफ इजिप्ट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम मेन कैरेक्टर की प्रोटैगनिस्ट की हीरो की बात करें तो मार्क एंटनी है, जो महान रोमन जनरल है, और क्लियोपेट्रा कौन है? इजिप्ट की रानी है, जिनके लिए इनको प्यार है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंटनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, द कोर ऑफ एंटनी स्ट्रगल इज द क्लासिक हीरोइक डिलेमा, द चॉइस बिटवीन लव यानी कि क्लियोपेट्रा एंड ऑनर हिज ड्यूटी एज द रोमन सोल्जर एंड हस्बैंड। तो ये ध्यान रखना है कि एंटनी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया है कि एंटनी की जो आंतरिक संघर्ष है, बेचारा जूझ रहा है, किसके बीच में जूझ रहा है। तो एंटनी का जो संघर्ष है, एक तरफ तो प्यार है जो वो क्लियोपेट्रा से करता है, ठीक है, दूसरी तरफ सम्मान है, ऑनर है, जो उसका खुद का मतलब सम्मान क्या है कि रोमन एक सैनिक भी है, और दूसरी तरफ वो हस्बैंड भी है ऑक्टिविया का। तो इन सभी ड्यूटीज़ में, इन सभी कर्तव्य के बीच में वो फंसा हुआ है, करे तो क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने एंटनी के बारे में बता दिया, और यहाँ पे क्लियोपेट्रा के बारे में बता दिया है कि क्वीन ऑफ इजिप्ट है। फिर और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका वेंटिडियस। ये वेंटिडियस कौन है? ये एंटनी का लॉयल रोमन जनरल है, ठीक है। ही फंक्शन एज द वॉइस ऑफ ऑनर, ड्यूटी एंड रीजन, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू परसुएड एंटनी टू अबेंडन क्लियोपेट्रा एंड रिटर्न टू हिज रोम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये ध्यान रखना है, ये वेंटिडियस कौन है? ये एंटनी का वफादार रोमन जनरल है। वह सम्मान यानी कि वो ऑनर, ड्यूटी एंड रीज़न, ठीक है, वो ऑनर, ड्यूटी और रीज़न की आवाज़ के रूप में काम करता है। मतलब वो सम्मान के लिए कुछ भी करेगा, अपना फ़र्ज़ निभाता है, जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसका कर्तव्य है, वो उसको निभाता है, ठीक है। इन सभी का ये आवाज़ है। वेंटिडियस मतलब अच्छा काम करता है भाई, जिस तरह ये लॉयल रोमन जनरल है, वफादार रोमन जनरल है, उसी हिसाब से ये काम भी करता है। और ये लगातार क्या करता है? एंटनी को लगातार क्लियोपेट्रा को छोड़ने और अपनी रोमन जिम्मेदारियों पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है। कहता है उसको छोड़ दो, वो तुम्हें सिर्फ फंसा रही है, और तुम अपना ध्यान दो किस पे? अपने राजपाट पे ध्यान दो, ना कि क्लियोपेट्रा पे। वो सिर्फ तुम्हें फंसा के रखी है। ये वेंटिडियस का काम है। वो बार बार एंटनी को मना रहा है कि उसे छोड़ दो और अपनी जो तुम्हारी रोमन की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर लौट आओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ऑक्टिविया, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है ऑक्टिविया। ऑक्टिविया कौन है? ये एंटनी की वर्चुअस रोमन वाइफ है, ठीक है, एंड द सिस्टर ऑफ हिज राइवल ऑक्टिवियस। ये ऑक्टिवियस की बहन भी है और एंटनी की ये एक वर्चुअस रोमन वाइफ भी है, ठीक है। और उसके राइवल यानी कि उसके दुश्मन की ऑक्टिवियस की बहन भी है। तो ये ध्यान रखना है। सी अपीयर्स ऑन स्टेज एज अ सिंबल ऑफ रोमन ड्यूटी, अ फैमिली वर्चू प्रोवाइडिंग अ स्टार्क कंट्रास्ट टू क्लियोपेट्रा। ये स्टेज पर कब आती है? तो ये भी ध्यान रखना है। ये जब रोमन ड्यूटीज़ की बात होती है, जब रोमन कर्तव्य की बात होती है, या कोई पारिवारिक सद्गुण यानी कि पारिवारिक कोई वर्चू की बात होती है, तब इसको स्टेज पर दिखाया जाता है, जो क्लियोपेट्रा के बिल्कुल कंट्रास्ट है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डोलाबेला। डोलाबेला कौन है? ये एंटनी का क्लोज फ्रेंड है, हु सीक्रेटली लव्स क्लियोपेट्रा। हिज कैरेक्टर इंट्रोड्यूस थीम्स ऑफ जेलसी एंड बिट्रेयल, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग एंटनी इमोशनल स्टेट। तो ये ध्यान रखना है, डोलाबेला कौन है? एंटनी का काफ़ी करीबी दोस्त है, और ऐसे भी कहा जाता है, सुनने में आता है, प्ले में बताया गया है कि हाँ, इसे सीक्रेटली शायद ये क्लियोपेट्रा से प्यार भी करता है। इसका जो कैरेक्टर है ये ईर्ष्या और विश्वासघात के विषयों को पेश करता है, यानी कि ये जेलसी रखता है, बिट्रेयल करता है, धोखा देता है। ये जो कैरेक्टर है ना, ये यही रोल निभाता है, यानी कि ये क्या करता है? ईर्ष्या रखता है, धोखा देता है, यही सब करता है प्ले में, ठीक है। और एंटनी की जो इमोशनल स्टेट को और जटिल बना देता है ये। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एलेक्सिस। एलेक्सिस कौन है? ये क्लियोपेट्रा का मैनिपुलेटिव एंड स्कीमिंग यूनक है, ठीक है। तो ये क्लियोपेट्रा का चालाक और षड्यंत्रकारी सलाहकार है, सलाहकार होता है ये एलेक्सिस। हिज पुअर एडवाइस, पार्टिकुलरली द सजेशन टू फेन हर डेथ, डायरेक्टली लीड टू द प्ले ट्रेजिक कंक्लूजन। तो क्लियोपेट्रा का ये चालाक और षड्यंत्रकारी सलाहकार है, जो कि एक यूनक है, ठीक है। और ये क्लियोपेट्रा को हमेशा गलत सलाह देता है, स्पेशली विशेष रूप से अपनी डेथ का नाटक करने का सुझाव भी देता है क्लियोपेट्रा को कि तुम अपनी डेथ का नाटक भी करो, और जिसके बाद प्ले में एक ट्रेजिक अंत भी आता है, ठीक है। ऑक्टिवियस सीजर है, ये मेन एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, हु रिप्रेजेंट द माइट ऑफ रोम। Crucially, he never appears on stage, making his power feel more impersonal and inevitable.
तो ऑक्टेवियस सीजर जो मेन खलनायक है इस प्ले का, जो रोम के पावर को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे क्रूशियल बात यह है कि वो कभी स्टेज पर नहीं आता, जिससे उसकी शक्ति उसकी पावर की और अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है कि वाकई में वो बहुत पावरफुल है। सेंट्रल थीम की बात करेंगे, द प्ले एक्सप्लोर द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ फेटल पैशनेट लव एंड फोर्सेस द कैरेक्टर्स ऑफ सेक्रीफाइस एवरीथिंग एल्स एम्पायर फैमिली एंड ऑनर। ठीक है, सेंट्रल थीम की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, यानी कि जो प्ले है ना, ये प्ले फेटल घातक, पैशनेट लव भावुक प्रेम को सबसे ज़्यादा, मतलब भावुक प्रेम की एक्सेसिव पावर को पता लगाता है, जो कैरेक्टर के बाकी सब कुछ साम्राज्य परिवार सम्मान का त्याग करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, एक तरफ प्यार है तो एक तरफ साम्राज्य है, बस इसी में वो फंसा हुआ है एंटनी। ओके, राइवल क्वीन सीन भी है। ठीक है, बाकी सब कुछ दिखा दिया गया है यहाँ पे। ड्राइडन का फेवरेट है, ओपनिंग वोमेन है, डेडिकेशन है, मॉरल स्टेंस है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, यहाँ तक है। अच्छा और भी है क्या? अच्छा ये वो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले देख लेते हैं। थोड़ी लेंदी क्लास होगी, पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूँगी यहाँ पे इस वीडियो में, ताकि फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना रहे, प्रैक्टिस करके आप इसका आप कवर कर लो। ठीक है, तो राइवल क्वीन सीन है इसमें, मतलब इस प्ले में राइवल क्वीन सीन भी है। ठीक है, यानी कि द ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू वुमेन इन एंटनी लाइफ, क्लियोपैट्रा एंड ऑक्टेविया, इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन इन रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। इस प्ले में दिखाया गया है, राइवल क्वीन सीन भी दिखाया गया। अगर पूछा जाए राइवल क्वीन सीन कब आता है, तो ये भी ध्यान रखना, अभी हम पढ़ेंगे जब समझेंगे। राइवल क्वीन सीन भी आता है, क्वीन सीन भी आता है कब? एंटनी के जीवन में दो औरतें हैं, एक क्लियोपैट्रा एक ऑक्टेविया, उनके बीच में जब ड्रामेटिक टकराव होता है तो रेस्टोरेशन ट्रेजेडी की सबसे शक्तिशाली सीनों में से एक माना जाता है। फाल्स मैसेज भी है इसमें। ठीक है, पिवोटल प्लॉट डिवाइस अकर्स व्हेन एलेक्सिस परसुएड क्लियोपैट्रा टू सेंड अ फॉल्स रिपोर्ट टू हर सुसाइड टू एंटनी होपिंग इट विल रीइग्नाइट हिज पैशन। तो ये ध्यान रखना है, फॉल्स मैसेज भी होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट है, तब घटता है, मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट प्लॉट है ये तब होता है जब एलेक्सिस क्लियोपैट्रा को एंटनी के पास अपनी सुसाइड झूठी खबर भेजने के लिए मनाता है, इस उम्मीद में कि इससे उसका जुनून फिर से जाग जाएगा, किसका? एंटनी का। चलिए फिर पहले पढ़ लेते हैं, प्ले को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे। ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे एक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 एक्ट तक जाएंगे, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक्ट 1 में क्या होता है, सबसे पहले कहानी शुरू होती है। ठीक है, यानी कि ये कहानी जो शुरू होती है ना, प्ले की शुरुआत मिस्र के आइसिस देवी के मंदिर से होती है। ठीक है, मिस्र की एक आइसिस देवी मंदिर है, एक टेम्पल है, वहाँ से प्ले की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इन द टेम्पल ऑफ आइसिस प्रिस्ट सेरापियन, तो ये ध्यान रखना है, ये पुजारी का नाम है सेरापियन, एंड मायरिस डिस्कस ओमिनस साइन इन इजिप्ट, यानी कि फ्लड्स स्टॉर्म्स फोरशैडोइंग डिजास्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्ले की जब शुरुआत होती है तो एक आइसिस देवी मंदिर है, वहाँ पे दो पुजारी बैठे रहते हैं, और एक का नाम शेरेपियन रहता है, एक का नाम मायरिस रहता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस्र में कैसे अशुभ संकेत दिख रहे हैं। आपस में ये लोग क्या बात कर रहे थे कि मिस्र में आजकल कितने अशुभ संकेत दिख रहे हैं, जैसे कि बाढ़ आना, जैसे कि तूफान आना। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि ये किसी बड़े विनाश की भविष्यवाणी वो कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि शायद कोई बड़ा डिजास्टर आने वाला है, या हमें कुछ ऑमिनस साइन देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, यहीं से प्ले की शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, क्लियोपैट्रा का यूनक ये एलेक्सिस वहाँ पहुँचता है, डिसमिस द प्रिस्ट फियर्स फोकसिंग इंस्टीड ऑन क्लियोपैट्रा होल्ड ओवर एंटनी। ठीक है, एलेक्सिस का नज़रिया। उसके बाद एलेक्सिस वहाँ पर पहुँचता है, जो किसका सलाहकार रहता है, क्लियोपैट्रा का सलाहकार रहता है। ठीक है, एलेक्सिस वहाँ आता है और पुजारियों के डर को क्या करता है, खारिज करता है। जो पुजारी आपस में बात कर रहे हैं प्रिस्ट, वो लोग डरे हुए होते हैं ना कि आजकल बाढ़ आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, ये कुछ बड़े डिजास्टर का संकेत है, तो उनके डर को ना ये खारिज कर देता है। तो उसका मानना है, इसका मानना है एलेक्सिस का, इसका मानना है कि असली ताकत क्लियोपैट्रा के प्यार में है, जिसने महान रोमन जनरल एंटनी को अपने वश में कर रखा है। ये एलेक्सिस उनसे कहता है। ठीक है, कि असली ताकत अगर है, ये सब तो बकवास है, कि असली ताकत अगर है तो क्लियोपैट्रा के प्यार में है, जिसने महान रोमन जनरल एंटनी को अपने वश में कर लिया है। तभी वेंटेडियस आता है, ये एक लॉयल रोमन जनरल रहता है, अराइव्स एंड लर्न्स एंटनी नेग्लेक्टिंग एवरीथिंग, नॉट ईटिंग स्लीपिंग।
ठीक है। तभी वेंटिडियस आता है, इसका मतलब ये आता है एंटनी, ये एंटनी का वफादार रोमन जनरल होता है। वेंटिडियस वहाँ पहुँचता है, उसे पता चलता है कि एंटनी क्लियोपेट्रा के प्यार में इतना खो गया है कि उसने खाना पीना सोना और राजकाज सब कुछ छोड़ दिया है। इसको पता चलता है वेंटिडियस को, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसको पता चल जाता है कि एंटनी ने क्लियोपेट्रा के प्यार में इतना ज़्यादा खो गया है कि उसने खाना पीना सोना राजकाज कुछ भी नहीं देख रहा है, राजपाट भी सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद वेंटिडियस जाता है एंटनी के पास, ठीक है, उसके पास जाता है अर्जिंग हिम टू अबेंडन क्लियोपेट्रा बिकॉज हिज, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज हिज साइरियन आर्मी विल ओनली फाइट फॉर हिम इफ ही गिव्स हर अप। एंटनी इज ऑफेंडेड बट इवेंचुअली अपीयर्स टू कॉन्स्टेंट। तो जाके जब इसको पता चलता है ना वेंटिडियस को कि वो खा पी नहीं रहा है, उसी के प्यार में खोया हुआ है, राजकाज भी सब कुछ छोड़ दिया है, तो जाता है एंटनी से मिलता है और उसे क्लियोपेट्रा के छोड़ने के लिए मनाता है कि भाई छोड़ दे। वो बताता है कि एंटनी की सेना तभी उसके लिए लड़ेगी जब वो क्लियोपेट्रा को छोड़ देगा। उसको मनाता है भाई क्लियोपेट्रा को छोड़ दे, तुम्हारी सेना यानी कि हमारी जो सेना है ना वो तभी जो तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ लड़ेगी जब तुम क्लियोपेट्रा को छोड़ दोगे, क्योंकि सभी को पता है क्लियोपेट्रा धोखेबाज है। तो एंटनी को पहले बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लास्ट में वो भारी मन से रोमन कर्तव्य के लिए राजी हो जाता है। ठीक है भाई चल, पहले तो गुस्सा आता है लेकिन बाद में कहता है ठीक है भाई चल, तैयार हूँ मैं, छोड़ दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्ट 1 में, ख़त्म हो गई। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वही लिया, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी को, लेकिन आपको समझ में आएगी कहानी पूरी, ठीक है। फिर एक्ट 2 आता है। एक्ट 2 में क्या होता है, क्लियोपेट्रा लेमेंट्स एंटनी एब्सेंस, चार्मियान हर कॉन्फिडेंट ट्राइज टू अरेंज अ मीटिंग बिटवीन हर एंटनी बट फेल्स इनिशियली। क्लियोपेट्रा दुख में है, क्यों दुख में है, एक्ट 2 आता है तो एक्ट 1 तो ख़त्म हो जाता है, फिर देन एक्ट 2 दिखाया जाता है। तो क्लियोपेट्रा दुख में बैठी है और क्लियोपेट्रा का जो दुख है वो एंटनी की जुदाई से बहुत दुखी है। क्लियोपेट्रा एंटनी की जुदाई, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ पे मना लिया था ना इसने वेंटिडियस एंटनी को कि छोड़ दे तभी तुम्हारी सेना तुम्हारे साथ लड़ेगी, तो कहता है ठीक है छोड़ दूंगा, तो वो छोड़ भी देता है कुछ टाइम के लिए। तो क्लियोपेट्रा यहाँ पे लेमेंट करती है, एंटनी की जुदाई से बहुत दुखी है, ठीक है। तो उसकी एक ना कॉन्फिडेंट अटेंडेंट रहती है जिसका नाम रहता है चार्मियान, ठीक है। तो चार्मियान क्या करती है, इससे ना क्लियोपेट्रा का दुख देखा नहीं जाता, तो ये क्या करती है, दोनों की मुलाकात कराने की कोशिश करती है। किसकी एंटनी और क्लियोपेट्रा की, सोचती है कि दोनों की मुलाकात करा दूँ क्योंकि क्लियोपेट्रा को मैं ऐसे नहीं देख सकती। लेकिन शुरुआत में वो क्या रहती है, असफल रहती है, मिलाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। फिर क्या होता है, क्लियोपेट्रा सेंड एलेक्सिस टू एंटनी विद गिफ्ट्स, नोटेबली अ ब्रेसलेट एज अ जेस्चर ऑफ लव, होपिंग टू ड्रॉ हिम बैक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्यार का तोहफा जाता है। क्लियोपेट्रा सोचती है कि एंटनी लग रहा है मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया है, तो वो क्या करती है, एलेक्सिस को बुलाती है और कहती है जाओ उसे कुछ कीमती तोहफे दे दो। तो एलेक्सिस के हाथों से वो क्या करती है, एंटनी के लिए कुछ कीमती गिफ्ट्स देती है, स्पेशली एक ब्रेसलेट देती है, एक कंगन देती है, ब्रेसलेट भेजती है, इस उम्मीद में कि ये एंटनी को उसकी याद दिलाएगा और वो वापस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर क्या होता है कि इन अ मीटिंग बिटवीन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, फिर दोनों की मुलाकात भी हो जाती है, ठीक है। एंटनी और क्लियोपेट्रा की मुलाकात होती है, बट क्या होता है, वेंटिडियस इंटरप्ट्स एंड आर्ग्यू दैट क्लियोपेट्रा इज़ नॉट वर्दी एंड माइट बिट्रे हिम। दोनों की बेचारे की मुलाकात भी होती है किसी तरह, लेकिन तभी वेंटिडियस वहाँ बीच में आ जाता है और आके दखल दे देता है दोनों को और कहता है क्लियोपेट्रा भरोसे के लायक नहीं है, वह एंटनी को धोखा दे सकती है। क्लियोपेट्रा काउंटर्स बाय शोविंग अ लेटर इन विच सी डिक्लाइंस डोमिनेंस ऑफर्ड बाय ऑक्टेवियस, ठीक है। सी रिजेक्ट्स पॉलिटिकल गेन्स ऑफर्ड बाय हिम, एंटनी इज प्लीज्ड एंड रीअफर्म्स हिज लव। उसके बाद क्या होता है कि भाई छोड़ दे उसको, क्लियोपेट्रा मतलब सॉरी ठीक है। तो क्या होता है, दोनों मुलाकात करते हैं, तभी ये पहुंच जाता है वेंटिडियस और आके दखल देता है, कहता है क्लियोपेट्रा भरोसे के लायक नहीं है और वो तुम्हें धोखा दे रही है, भाई छोड़ दे, वो तुम्हें धोखा दे। तो क्लियोपेट्रा यहाँ पे, अब बात आ गई क्लियोपेट्रा पे कि मुझे तो धोखेबाज कह रहा है, तो मैं चलो अपने धोखेबाजी का सबूत दिखा दूँ, इसको प्रूफ दिखा दूँ कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो क्लियोपेट्रा क्या करती है, अपने वफादारी का सबूत दिखाती है। देन क्लियोपेट्रा अपने वफादारी साबित करने के लिए क्या करती है, एंटनी को एक लेटर देती है। वो एंटनी को क्या देगी, एक लेटर देती है
और इस लेटर में उसने एंटनी के दुश्मन ऑक्टेवियस सीजर द्वारा दिए गए बड़े राज्य का प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो ऑक्टेवियस ना उसको एक ऑफर दिया रहता है एक बड़ा राज्य का, तो वो लेटर को दिखाते हैं कि देखो ये लेटर, इस लेटर में ऑक्टेवियस ने मुझे प्रस्ताव भेजा था, ठीक है, ऑफ़र किया था, लेकिन मैंने उसके ऑफ़र को ठुकरा दिया है। तो दिखाती है ताकि मुझ पे यकीन करे, ये जो इसका जो ये एंटिडियस है मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वो लेटर दिखाती है, देखो तुम्हारा जो दुश्मन ऑक्टेवियस उसने मुझे प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैंने बड़े बड़े राज का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैंने उसके प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया है। तो ये देखकर एंटनी बहुत खुश हो जाता है। एंटनी इज़ प्लीज़, और फिर से क्लियोपेट्रा के लिए अपने प्यार को फिर से वो स्वीकार कर लेता है। तो ये था एक्ट 2 का। एक्ट 2 में क्या होता है, डोलाबेला की एंट्री हो जाती है, सॉरी एक्ट 3 में डोलाबेला की एंट्री होती है। डोलाबेला वंस बैनिश फॉर लविंग क्लियोपेट्रा रीअपीयर्स। तो डोलाबेला डोलाबेला कौन रहता है, एंटनी का पुराना दोस्त रहता है, वो वापस आता है। और इसको बैनिश क्यों किया गया था, इसको बैनिश कर दिया जाता है, लेकिन बैनिश करके फिर दोबारा आता है। अच्छा, बैनिश क्यों किया गया था, क्योंकि इसे पहले क्लियोपेट्रा के प्यार करने के जुर्म में देश से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये क्लियोपेट्रा से प्यार करता था और जिसकी वजह से पता चला तो इसको ना देश निकाला कर दिया, यानी कि बैनिश कर दिया गया था। तो बैनिश के बाद ये दोबारा फिर से रीअपीयर होता है, इसलिए यहाँ पे रीअपीयर लिखा हुआ है, ये दोबारा आता है, ठीक है। और ये एंटनी का पुराना दोस्त होता है, ठीक है। तो वो अब ऑक्टेवियस के पक्ष में है। दो अलाइन दे ऑक्टेवियस, अब ये किसके पक्ष में है, ये डोलाबेला ये ऑक्टेवियस के पक्ष में है। ही होप्स फॉर रिकन्सिलिएशन विद एंटनी, ये एंटनी के पास दोबारा आता है और इस होप में आता है कि शायद ऑक्टेवियस और एंटनी के बीच में सब कुछ मैं सुलह कर दूँ। तो सुलह करने आता है बेचारा, ठीक है। फिर डोलाबेला ऑफर्स व्हाट ही कंसिडर्स अ पीसफुल सॉल्यूशन, एंटनी वाइफ ऑक्टेविया एंड दियर डॉटर एज अ गिफ्ट टू एंटनी विच माइट ब्रिंग पीस विद ऑक्टेवियस। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है, डोलाबेला जो होता है, ठीक है, डोलाबेला ऑफर करता है व्हाट ही कंसिडर अ पीसफुल सॉल्यूशन। वो बताता है, डोलाबेला कहता है इसे शांति के एक मौके के रूप में देखता है डोलाबेला। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे एंटनी की जो वाइफ रहती है ना ऑक्टेविया, ऑक्टेवियस की बहन, ऑक्टेविया का यहाँ पे ऑक्टेविया का आगमन हो जाता है, ऑक्टेविया आ जाती है और ये एंटनी की रोमन पत्नी रहती है ऑक्टेविया, अपनी 2 बेटियों के साथ आ जाती है, ठीक है, अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ आती है और एंटनी के पास आती है, ये ध्यान रखना है, एज अ गिफ्ट टू एंटनी। तो ये डोलाबेला ना ऑफर करता है एक पीसफुल सॉल्यूशन। उसको लगता है कि अगर मैं ऑक्टेवियस से और एंटनी का दोनों का सुलह करवा दूँ तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, मैं उसकी पत्नी को ले आऊँ, उसकी बेटियों को ले आऊँ, तो सुलह हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो एज ए गिफ्ट एंटनी के लिए ऑक्टेविया यानी कि उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को लाता है, ताकि वो अपने परिवार को देख के पिघल जाएगा, तब शायद वो क्लियोपेट्रा के पास ना जाए और शायद वो ऑक्टेवियस से भी अपना रिश्ता सही कर ले। तो उसको लगता है कि एक अच्छा मौका मुझे मिला है, किसको, डोलाबेला को। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बच्चे आ जाते हैं, बीबी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं इनके पास, किसके पास, एंटनी के पास। तो ये ध्यान रखना है। फिर एंटनी क्या होता है, जेन्युइनली रीयूनाइट्स विद ऑक्टेविया एंड दियर चिल्ड्रन, बट क्लियोपेट्रा अराइव्स एंड ऑल्टरकेशन बिटवीन क्लियोपेट्रा एंड ऑक्टेवियस इनश्यू, द कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्कोर एंटनी डिवाइडेड लॉयल्टीज। अब बीबी को देख लिया, बच्चे को देख लिया एंटनी, जब अपने बच्चों को, बीबी को तो छोड़ो, बच्चे को जब मिल लिया तो इसका दिल पिघल जाता है ना। एंटनी अपने पत्नी और बच्चों से मिलकर भावुक हो जाता है, बच्चों से। तो वो एक पल के लिए सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को चुनूंगा, मैं अपने परिवार के पास उसका लौटने का मन बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्लियोपेट्रा आ जाती है, ठीक है। और जब क्लियोपेट्रा आ जाती है तो क्लियोपेट्रा जब आ जाएगी तो वहाँ पे उसकी पत्नी भी है, वहाँ पे उसकी बिलबेड भी है, तो दोनों के बीच में एक तीखी बहस हो जाती है। तो ये जो सीन है ना, ये एंटनी की दुविधा को और भी बढ़ाता है। जो अपने रोमन साम्राज्य ऑक्टेविया कौन थी, रोमन साम्राज्य से जुड़ी, मतलब रोमन साम्राज्य की वजह से उसकी शादी हुई थी ना ऑक्टेविया से उसकी शादी हुई थी। एक तरफ रोमन साम्राज्य है जो कि ऑक्टेविया उसकी पत्नी है, एक तरफ उसका प्यार है क्लियोपेट्रा, वो इन दोनों के बीच में क्या होता है, फंस जाता है। फिर आ जाता है एक्ट 4 में। एक्ट 4 क्या होता है, यहाँ पे एंटनी का फैसला होता है, भाई वो किसको चुनेगा, किसको छोड़ेगा, किसको चुनेगा। दोनों के बीच में तो फंस गया, लेकिन किसको चुनेगा, किसको छोड़ेगा, मतलब किसको एक्सेप्ट करेगा, किसको छोड़ेगा। तो एंटनी विशिंग टू लीव क्लियोपेट्रा परसुएट्स डोलाबेला टू टेल क्लियोपेट्रा हिज इंटेंशन, सो एंटनी डजंट चेंज हिज माइंड। फिर क्या होता है, एंटनी का फैसला, एंटनी क्लियोपेट्रा को छोड़ने का फैसला करता है। वह खुद ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वो अपने दोस्त डोलाबेला से कहता है कि जाकर क्लियोपेट्रा को ये बुरी खबर सुना दो।
लास्ट में ये फैसला ले लेता है, भाई मैं पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच में किसको चुनूंगा, अपनी पत्नी बच्चों को, ठीक है। तो लेकिन वो खुद क्लियोपेट्रा से ये बात नहीं बोल पाता है, ठीक है। इसलिए वो अपने दोस्त डोलाबेला को बुलाता है, कहता है जाके ये बुरी खबर उससे बता दो क्लियोपेट्रा से कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद डोलाबेला आता है उसके पास, क्लियोपेट्रा के पास, वो बुरी खबर सुनाने के लिए आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद क्या होता है, वेंटिडियस ओवरहियर द क्लियोपेट्रा इज कंस्पायरिंग विद डोलाबेला फाल्सली एलेक्सिस, मैंने भी बताया इसको, ठीक है, कि यहाँ पे जो एलेक्सिस है, यहाँ एलेक्सिस दोबारा से चाल चलता है। अब वो जाके न झूठी खबर फैला देता है, मतलब यहाँ पे वो एंटनी के मन में शक पैदा करता है कि वेंटिडियस और इसलिए मतलब कि उसके डोलाबेला और क्लियोपेट्रा के बीच में रिलेशन है। तो इसलिए वो वेंटिडियस और ऑक्टिविया को दिखाता है इंटरेक्शन बिटवीन क्लियोपेट्रा डोलाबेला हैंड होल्डिंग एंड प्रॉक्सिमिटी एंड अज्यूम इनफिडेलिटी। इसलिए वेंटिडियस और ऑक्टिविया देख भी लेते हैं, डोलाबेला और क्लियोपेट्रा को हाथों में हाथ डालते हुए बात करते हुए देख लेते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, दे रिपोर्ट इट टू एंटनी इंसाइटिंग हिज एंगर एंड आइसोलेशन। क्लियोपेट्रा एंड डोलाबेला आर ट्राई टू डिफेंड देम बट एंटनी वोंट बिलीव देम। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि एलेक्सिस दोबारा से चाल चल देता है। एलेक्सिस ना एंटनी के मन में शक का बीज बोना चाहता है, तो ये क्या करता है, वेंटिडियस और ऑक्टिविया को बताता क्या है, उन तक खबर पहुँचाता है कि इन दोनों के बीच में चल रहा है, क्लियोपेट्रा और डोनाल्ड के बीच में। तो ये लोग देख भी लेते हैं, पहले तो ये झूठी खबर फैला देता है कि दोनों के बीच में चल रहा है, उसके बाद वेंटिडियस ऑक्टिविया देख भी लेते हैं दोनों को कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के बात कर रहे हैं। अब ये बात डोनाल्ड बेन जो करने आया होगा, हो सकता है एंटनी ने भेजा हो, एंटनी खुद नहीं बताना चाहता था ना कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, जाके तुम बता दो, तो हो सकता है वो बताने आया हो। लेकिन यहाँ पे एलेक्सिस क्या करता है, ये चाल चल देता है, ठीक है। तो वेंटिडियस ऑक्टिविया दोनों को देख लेते हैं, क्लियोपेट्रा और डोनाल्ड बेन को हाथों में हाथ डाले हुए बात करते हुए। तो इन दोनों को लगता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंटनी को धोखा दे रहे हैं। एक तरफ उसका दोस्त था डोलाबेला, एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है, दोनों क्या कर रहे हैं, एंटनी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जाके एंटनी को रिपोर्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो एंटनी का गुस्सा 7वें आसमान पर सुन के एंटनी तुरंत क्या होता है, गुस्से से पागल हो जाता है, गुस्से और जलन में पागल हो जाता है। और क्लियोपेट्रा और डोलाबेला क्या करते हैं, ये लोग अपने बेगुनाही की साबित करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एंटनी क्या करता है, उन पर विश्वास नहीं करता है। 5वें एक्ट में आ जाएंगे हम अगर, क्लियोपेट्रा अटेम्प्ट सुसाइड, हर मेट्स इरोस एंड चार्मियान इंटरवीन। अब जब क्या है क्लियोपेट्रा का, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लियोपेट्रा जब बेचारी मनाते मनाते थक जाती है, मानता ही नहीं एंटनी, तो ये बेचारी सुसाइड करने के सोचती है, ठीक है। एंटनी के गुस्से और उसका विश्वास नहीं कर रहा उस पर, तो क्लियोपेट्रा यहाँ पे सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जो दासियाँ हैं, उसकी जो मेट्स हैं इरोस और चार्मियान, वो उसे बचा लेते हैं, ठीक है। सी इज परसुएटेड बाय एलेक्सिस टू डिले इट वाइल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इवेंट्स अनफोल्ड। उसके बाद क्या होता है, एलेक्सिस यहाँ पे दोबारा चाल चलता है, एक आखिरी चाल चलने जाता है, ठीक है। तो एलेक्सिस क्या करता है, सी इज परसुएटेड बाय एलेक्सिस टू डिले इट वाइल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इवेंट्स अनफोल्ड। तो वो दोबारा क्या करता है, जो एलेक्सिस है, वह एंटनी को वापस पाने के लिए क्या करता है, एक आखिरी और सबसे बुरी चाल चलता है। तो वह एंटनी को ये झूठी खबर भेजता है, क्या कहता है, एंटनी एंड वेंटिडियस प्रिपेयर टू फाइट द रोमन्स। और एंटनी और वेंटिडियस जो होते हैं ना, ये रोमन की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि रोमन से लड़ने हैं। लेकिन एलेक्सिस क्या करता है, यहाँ पे एंटनी को धोखा देता है, टेलिंग हिम क्लियोपेट्रा इज डेड, बिलीविंग हर डेड। एंटनी आस्क वेंटिडियस टू किल हिम, वेंटिडियस रिफ्यूजेस एंड किल्स हिमसेल्फ इंस्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो एंटनी एंड वेंटिडियस ये लोग क्या करते हैं, रोमन से फाइट करने के लिए तैयार करते हैं, मतलब तैयारी करते हैं। देन एलेक्सिस क्या करता है, एंटनी को धोखा देता है, यानी कि आखिरी चाल चलता है, एलेक्सिस की आखिरी चाल है, और वो झूठी खबर भेज देता है, एंटनी को बताता है कि क्लियोपेट्रा मर गई है, झूठ बोलता है। तो ये सुनकर एंटनी को लगता है कि हाँ वाकई में मर गई है। तो एंटनी क्या करता है, अब जानते ही हो, सुन लिया, ठीक है। वह एंटनी को झूठी खबर भेजता है कि क्लियोपेट्रा उसकी जुदाई में मर गई है। तो क्लियोपेट्रा की मौत की खबर सुनकर ना एंटनी जीने की इच्छा खो देता है, और वह तुरंत अपने वेंटिडियस से कहता है कि मुझे मार दो, मैं भी जीना नहीं चाहता, जब क्लियोपेट्रा ही नहीं तो मैं भी जीना नहीं चाहता। लेकिन वेंटिडियस क्या होता है, उसे मारने से मना कर देता है कि मैं नहीं मार पाऊंगा तुम्हें, इससे अच्छा कि मैं खुद सुसाइड कर लूँ। तो वेंटिडियस खुद को मार लेता है,
लेकिन उसको नहीं मारता। इसके बाद एंटनी भी क्या करता है, एंटनी उसके बाद एंटनी भी तलवार पर गिरकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई मरता नहीं है, सिर्फ घायल हो जाता है। और जब घायल हो जाता है तभी क्लियोपेट्रा वहाँ पे आती है, एंटनी को मरता हुआ पाती है, तभी आती है क्लियोपेट्रा वहाँ पे और एंटनी को मरता हुआ पाती है। ही देन किल्स हरसेल्फ बाय स्नेक बाइट एस्प। एंटनी उसकी बाहों में मर जाता है वहीं पे, और एंटनी उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। इसके बाद क्लियोपेट्रा क्या करती है, एस्प मतलब होता है सांप, फिर एक सांप को बुलाती, मतलब एक सांप से खुद को डसवा कर सुसाइड कर लेती है। हर लेडीज डाई टू, उसकी जो दासियाँ रहती हैं, उसकी जो मेट्स रहती हैं, वो भी उनके साथ मर जाती हैं। तो ये प्ले का अंत हो जाता है। शेरेपियन एंटर्स एंड डिलीवर्स यूलॉजी, द रिमेनिंग कैरेक्टर्स अवेट सीजर अराइवल। ठीक है, जब दोनों लोग मर जाते हैं उसके बाद स्टेज पर शेरेपियन आता है। शेरेपियन वही पुजारी आता है, दोनों प्रेमियों की महानता पर क्या करता है, एक यूलॉजी गाता है, एक शोक गीत गाता है। बाकी जो कैरेक्टर है वो सीजर के आने का इंतज़ार करते हैं। तो ये था प्ले हीरोइक ट्रेजेडी, जो सब कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ें सब बताया गया है, फॉल्स मैसेज दिया गया है, यानी कि झूठी खबर दी जाती है कि वो मर गई है क्लियोपेट्रा। देन उसके बाद एंटनी भी अपने आप को मार लेता है। ये सारी चीज़ें इसी में हैं। क्लियोपेट्रा सुसाइड, इमोशनल फोकस, रेस्टोरेशन, हिट। तो ये ध्यान रखना है। ड्राइडन का फेवरेट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये ड्राइडन का फेवरेट है। Dryden himself stated that All for Love was the only play he wrote to please himself and it is widely considered his dramatic masterpiece। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये ड्राइडन का फेवरेट वर्क है। और ड्राइडन ने खुद कहा था कि ऑल फॉर लव एक ऐसा प्ले था जिसे उन्होंने खुद को खुश करने के लिए लिखा था, और इसलिए ये इनका मास्टरपीस भी बन गया है। कैरेक्टर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ड्राइडन की जो क्लियोपेट्रा है ना, वो ज़्यादा फेथफुल है, लेस कनिंग है शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा से। तो शेक्सपियर की जो क्लियोपेट्रा है वो ज़्यादा कनिंग है, लेस वफादार है, यानी कि लेस फेथफुल है। लेकिन ड्राइडन की जो क्लियोपेट्रा है वो ज़्यादा फेथफुल है अपने एंटनी के प्रति, लेस कनिंग है। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ओपनिंग ओमेन मैंने बताया कि प्ले जो शुरू होता है एक स्पीच से, शेरेपियन से, जो हमने पढ़ लिया है। अच्छा, ये प्ले जो है ये किससे डेडिकेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। प्ले वॉज डेडिकेटेड टू थॉमस ऑसबॉर्न, अर्ल ऑफ डैनबी, अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन ऑफ द एरा। ठीक है, ये जो प्ले है ये किससे डेडिकेटेड है, तो एक प्रोमिनेंट राजनेता थे जिनका नाम था थॉमस ऑसबॉर्न, अर्ल ऑफ डैनबी को ये डेडिकेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मॉरल स्टैंस की बात करेंगे, प्ले डज नॉट कंडेम द इलिसिट अफेयर, द सबटाइटल द वर्ल्ड विल लॉस सजेस्ट द दियर ट्रांसेंडेंट लव जस्टिफाई द लॉस ऑफ एन एम्पायर। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो प्ले है ना, मॉरल अगर बात करें नैतिक पक्ष की, तो जो प्ले है ना, ये प्ले इलिसिट अफेयर की निंदा नहीं करता है, यानी कि इसका जो सबटाइटल है द वर्ल्ड विल लॉस्ट, ये बताता है कि उनका जो प्रेम है, उनके प्रेम ने एक साम्राज्य के नुकसान को उचित ठहराया है। ठीक है, हिस्टोरिकल सेटिंग की बात करेंगे, द प्ले इज सेट इन 29 BC फॉलोइंग एंटनी डिफीट एट द बैटल ऑफ एक्टियम। तो ये ध्यान रखना है, ये जो प्ले है ना, इनका हिस्टोरिकल सेटिंग की बात करें तो ये जो प्ले है ना, ये 29 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में एंटनी की हार के बाद सेट किया गया था। इन्फ्लुएंस बात करेंगे तो द प्ले सक्सेस सॉलिडिफाइड द हीरोइक ट्रेजेडी एज अ मेजर ड्रामेटिक फॉर्म एंड शो केसेड। ये ध्यान रखना है कि इस प्ले की सफलता ने हीरोइक ट्रेजेडी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। ठीक है, जैसे जैसे ऑल फॉर लव फेमस हुआ, हीरोइक ट्रेजेडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी फेमस हो गया। अब यहाँ पे कुछ की फैक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की कोट्स हैं इस प्ले के, जॉन ड्राइडन के ऑल फॉर लव के। ऑन फेट एंड डूम ओपनिंग लाइन में दिखता है। ठीक है, शेरेपियन बोलता है पोर्टेंट्स एंड प्रोडिजियस हैव ग्रोन सो फ्रीक्वेंट दैट दे हैव लॉस्ट दियर नेम। ये कौन कहता है, शेरेपियन। शेरेपियन कौन रहता है, प्रिस्ट ऑफ आइसिस, यानी कि आइसिस टेम्पल का पुजारी रहता है। ये बोलता है, अशुभ संकेत देता है, अशुभ संकेत, यानी कि प्ले की जो शुरुआती लाइन है, पुजारी यहाँ शेरेपियन बताता है कि मिस्र में बाढ़ और तूफान जैसे इतने अपशगुन हो रहे हैं, लेकिन वह अब इतने असाधारण बात हो गई है कि अब लगता है कि ये सब असाधारण चीज़ें हैं। तो ये स्टेटमेंट तुरंत प्ले के माहौल को ट्रेजिक बना रहा है, निराशाजनक बना देता है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि एंटनी क्लियोपेट्रा का जो विनाश हुआ है, यानी कि इस प्ले में जो विनाश होने वाला है, वो केवल उनकी गलतियों का रिजल्ट नहीं है, बल्कि भाग्य ने, फॉर्चून ने पहले से ही लिख दिया था कि हाँ, उनका विनाश होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट लव वर्सेस ऑनर की। ओ एंटनी, यू हैव बीट्रेड मी एंड गिवन मी अप टू दिस ब्रेड 20 स्लेव, दिस ट्रांसेंडेंट रोग। तो ये वेंटिडियस कहता है।
ठीक है। ये वेंटिडियस कब कहता है, जब वेंटिडियस उसे बार बार मनाता है एंटनी कि छोड़ दो क्लियोपैट्रा को, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, अपने राज्य पर धोखा, अपने राज्य पर ध्यान दो। तो एंटनी यहाँ पे, एंटनी का जो वफादार रोमन जनरल वेंटिडियस गुस्से में ये बात कहता है, वो एंटनी को उसके रोमन कर्तव्य को, उसके सम्मान को याद दिला रहा है, उसके ऑनर को याद दिला रहा है, और कह रहा है कि ये जो लव कर रहे हो ना तुम, यहाँ पे क्लियोपैट्रा को वो रानी के रूप में नहीं बल्कि विदेशी गुलाम के रूप में अपमानित कर रहा है कि वो तुम्हें बर्बाद कर रही है। यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंटनी टॉर्मेंटेड स्टेट है, आई एम वैनक्विस्ड, ये एंटनी बोलता है जब उसका टॉर्मेंटेड स्टेट होता है, आई एम वैनक्विस्ड, टेक मी एंड लीड मी टू द रोमन्स कैंप, आई एम योर, ये एंटनी कहता है। तो जब इतना समझाता है ना वेंटिडियस, बहुत सारी दलीलें देता है कि भाई वो तुम्हें बर्बाद कर रही है, उसे छोड़ दो, तो ये सब सुनने के बाद एंटनी थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करता है और कुछ समय के लिए अपने रोमन कर्तव्य को चुनने का फैसला करता है और वेंटिडियस के सामने वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये मोमेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि एंटनी अपने कर्तव्य और प्यार के बीच में कितना टूटा हुआ है। उसके बाद क्लियोपैट्रा का डिफिनीशन हर लव, क्लियोपैट्रा अपने प्यार को कैसे देखती है वो बताया गया है यहाँ पे कि माई लव्स अ नोबल मैडनेस, ये कौन कहता है, क्लियोपैट्रा, कि मेरा प्यार एक महान पागलपन है। क्लियोपैट्रा यहाँ पे अपने प्यार को डिफेंड करते हुए कहती है उसके लिए एंटनी के प्रति जो उसका जुनून है कोई साधारण मोह माया नहीं है बल्कि एक महान और ऊंचा पागलपन है जो न दुनिया समझ पाएगी, तर्क और दुनिया के नियमों से परे है। तो ये लाइन ड्राइडन की क्लियोपैट्रा के कैरेक्टर को दिखा रहा है कि ड्राइडन की क्लियोपैट्रा कैसी है, एक ऐसी प्रेमिका है जो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर सही और श्रेष्ठ मानती है। ये ड्राइडन की क्लियोपैट्रा है। मैंने कहा ना ड्राइडन की क्लियोपैट्रा ज़्यादा फेथफुल है, लेस कनिंग है शेक्सपियर की क्लियोपैट्रा से। ऑक्टिविया डिग्निटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कम चिल्ड्रन लेट अस गो वी हैव नो बिजनेस हेयर, ये ऑक्टिविया कहती है। ये ऑक्टिविया की डिग्निटी की बात होती है जब ऑक्टिविया जान जाती है कि मैं एंटनी को दूर नहीं कर पाऊंगी क्लियोपैट्रा से, एंटनी बहुत प्यार करता है, तो वहाँ पे वो अपने बच्चों को लेकर जाने का फैसला कर लेती है कि चलो यहाँ से, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसके बाद ये फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन नेचर पे एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट है ये। Men are but children of larger growth. Our appetites as apt to change as the years, and full as craving to and as full as vain. तो ये डोलाबेला कहता है, जो कि ह्यूमन नेचर पे डोलाबेला कहता है कि इंसान तो बस बड़े हो चुके बच्चे ही हैं। हमारी इच्छाएं उतनी ही बदलने वाली होती है जितना उनकी, वो उतने ही लालची होते हैं, उतने ही व्यर्थ होते हैं। तो यहाँ पे एंटनी का जो दोस्त है ना डोलाबेला, वो ह्यूमन स्वभाव पर एक फिलोसफिक टिप्पणी करता है। ये प्ले का सबसे फेमस लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बूढ़े लोग हैं, जो वयस्क लोग भी बच्चों की तरह ही अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। वो भी तर्कहीन, अस्थिर और लालची हो सकते हैं बच्चों की तरह। फिर क्लियोपैट्रा का फाइनल वर्ड्स है ट्रायम्फ ऑफ लव, हस्बैंड आई कम नाउ टू माई चैम्बर, शट द डोर एंड लीव मी टू माई रेस्ट। ये क्लियोपैट्रा कहती है लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये हस्बैंड किसे कहती है, एंटनी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्लियोपैट्रा के ये लास्ट वर्ड है जब वो जहरीले सांप से खुद को डसवा कर सुसाइड करने जा रही होती है, तो मरे हुए एंटनी को ये हस्बैंड कहकर एड्रेस करती है। कहती है मतलब वो डेथ में अपने रिश्ते को ना एक वैलिड देती है कि हमारा रिश्ता क्या है, हमारा रिश्ता पति पत्नी का है। तो उसके लिए ना डेथ एक अंत नहीं है क्लियोपैट्रा के लिए, बल्कि अपने प्रेमी से मिलने का एक रास्ता है। उसके बाद प्ले का ये फाइनल मॉरल क्लोजिंग लाइन आ जाता है एंड फेम टू लेट पोस्टेरिटी शैल टेल नो लवर्स लिव्ड सो ग्रेट आर डाइड सो वेल। ये शरेपियन कहता है ये लाइन, ये लास्ट लाइन है, ठीक है। ये प्ले की सबसे लास्ट लाइन है जो पुजारी, जो पृष्ठ शरेपियन है, एंटनी और क्लियोपैट्रा के डेड बॉडीज़ को देखकर बोलता है। स्टेज पर जब एंटनी और क्लियोपैट्रा की डेड बॉडीज पड़ी रहती है तो वहाँ पे शरेपियन आता है, पुजारी, तो दोनों की डेड बॉडीज़ को देखकर ये बोलता है। तो प्ले का पूरा कंक्लूजन और मॉरल संदेश प्ले है ना, ये लाइनें जो है ना, ये लाइनें प्ले का पूरा कंक्लूजन और मॉरल मैसेज भी देती है। ये कहती है कि भले ही इन्होंने दुनिया खो दी, एंटनी और क्लियोपैट्रा, भले इन्होंने दुनिया खो दी, लेकिन इनका प्रेम इतना महान था कि इनकी डेथ भी एक शानदार जीत बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सब टाइटल नहीं है ऑल फॉर लव का, द वर्ल्ड विल लॉस्ट, यानी दुनिया हार कर भी जीत गए, ये जो विचार है यहाँ पे सिद्ध करता है, ठीक है। तो ये थी लाइनें, कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये था लव ऑल फॉर लव जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्या हो गया था, मैंने पूरा वर्क पढ़ा दिया, ठीक है। आई थिंक 54-55 मिनट पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद ना वीडियो मैंने स्टॉप कर दी थी, पानी वानी पीने के लिए पॉज कर दिया। देन क्या हुआ कि वो पॉज ही रही और मैं पढ़ाते चली गई। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मार्क वगैरह था, तो मैं पढ़ाती चली गई और पूरी वीडियो मैंने पढ़ा दिया, पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो फिर दोबारा से मैंने रिकॉर्ड किया है।
तो ये था, ऐसा होता रहता है मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।